नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण और आधारभूत विषय संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान के संदर्भ में जैसा कि अरस्तू ने कहा है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अर्थात अरस्तू ने भी संविधान को एक राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना, उसको राज्य की एक जीवन पद्धति के रूप में प्रदर्शित किया। जब हम संविधान के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान किन्हीं देश की उन कानूनी मान्यताओं या उन आधारभूत विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो कि एक राज्य के निवासियों और उस राज्य की सरकार के लिए, अर्थात दोनों ही पक्षों के लिए, व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। यह बात न केवल लोकतंत्रात्मक वरन निरंकुश राज्यों के संबंध में भी पूर्ण सत्य है और इतिहास के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। जेलिनेक एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक अराजकता की स्थिति होगी। अर्थात राज्य है कब है, जब वह की संविधान है। जब हम संविधान की परिभाषा करते हैं तो हम कहेंगे कि संविधान का अंग्रेजी जो पर्याय है वह कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जिस प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है उसका जो ढांचा है या उसकी बनावट है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से एक राज्य की कार्यप्रणाली या राज्य का ढांचा या संगठन किस प्रकार से होगा, यह सब संविधान के संदर्भ में उल्लिखित होता है। महान विद्वान गिलक्राइस्ट कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके आधार पर सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियाँ, विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। अर्थात गिलक्राइस्ट ने संविधान को लिखित और अलिखित नियम व कानूनों का एक पुंज माना है, समूह माना है, जो कि संगठन के लिए, सरकार की शक्तियों के लिए और उनके वितरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से एक अन्य विद्वान हुए हैं डाइसी, वे कहते हैं कि वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अर्थात डाइसी ने भी संविधान को कानूनों का एक समूह माना है जो कि राज्य शक्ति, जो प्रभुत्व शक्ति है, उसके प्रयोग और वितरण के ऊपर आधारित हैं। वहीं एक अन्य विद्वान हैं ब्राइस, वे कहते हैं कि संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह है जिसमें कि सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। अर्थात ब्राइस ने सरकार की कार्यविधि से संबंधित माना है। यदि हम इन विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं इनका अध्ययन करें तो हमको यह दृष्टिगत होता है कि किसी भी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से निम्नानुसार जो 3 बातें हैं वो दृष्टिगत होती हैं। नंबर 1, व्यक्ति
व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंध कैसा है। दूसरा, व्यक्ति और राज्य या कहें शासक और शासित के मध्य संबंध कैसा है। तीसरा, सरकार का संगठन, उसका ढांचा और सरकार के विभिन्न जो अंग हैं उनके पारस्परिक संबंध कैसे हैं। अर्थात 3 महत्वपूर्ण बातें निकल के आई कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संबंध कैसा है, व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध कैसा है, और तीसरा, जो सरकार है उसका संगठन या उसका ढांचा किस प्रकार का है। तो जब हम इन तथ्यों के आधार पर संविधान की परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसके द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। ये तो उसका परिभाषात्मक स्वरूप हुआ। अब हम बात करते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है, अर्थात संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, संविधान जो हैं उनका वर्गीकरण हम लोग उत्पत्ति के आधार पर कर सकते हैं। संविधानों का वर्गीकरण हम प्रथा और कानून जो हैं उनके अनुपात के आधार पर कर सकते हैं। संविधान का वर्णन हम लोग इसकी जो परिवर्तनशीलता की प्रकृति है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ प्रकार इसके परिलक्षित होते हैं, जिसमें से कि संविधान का एक प्रकार है विकसित संविधान, जिसको कि हम इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। विकसित संविधान से क्या आशय है? यह ऐसा संविधान है जिसका निर्माण जो है संविधान सभा जैसी कोई संस्था के द्वारा किसी निश्चित समय पर नहीं किया गया, अर्थात इसका निर्माण नहीं किया, ये समय के सापेक्ष शनय शनय विकसित हुआ है। ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं, अर्थात समय के सापेक्ष ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं उनके सापेक्ष उनका विकास होता है। इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है इंग्लैंड का संविधान, अर्थात ब्रिटेन का संविधान। अर्थात ब्रिटेन का संविधान जो है वो विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। दूसरा स्वरूप है निर्मित संविधान। जैसा कि नाम से ही दृष्टिगत हो रहा है, निर्मित संविधान से आशय उस संविधान से है जिसका कि एक निश्चित या विशेष समय पर निर्माण हुआ है, अर्थात संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा एक निश्चित समयावधि में एक विशेष समय पर जिसका निर्माण हुआ, वह संविधान निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। निर्मित संविधान का जो स्वाभाविक रूप है यह है कि वह लिखित होते हैं। इस प्रकार के संविधान साधारणतया कठोर भी होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निर्मित संविधान का विकास नहीं होता। अंतर यहाँ पर यह है कि विकसित संविधानों की तो उत्पत्ति ही विकास में होती है, अर्थात विकास के माध्यम से उनकी विकसित संविधान जो उत्पत्ति होती है उनकी, लेकिन जो निर्मित संविधान है उनका विकास निर्माण के बाद होता है। अर्थात जो निर्मित संविधान है पहले उसका निर्माण किया जाएगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, जबकि विकसित संविधान समय के सापेक्ष विकासशील अवस्था में रहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वह है अलिखित संविधान। जैसा कि नाम से ही दृष्टिगत हो रहा है कि इन संविधानों में परंपरागत जो परंपराएं हैं और समय समय पर जो न्यायालयों के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध अंग और उनका पारंपरिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जैसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं, वो सब अंतर संबंधित होती हैं। इस संबंध में गार्नर ने भी एक बात कही है कि अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें किसी पत्र या लेख पत्रों के रूप में लिखी हुई नहीं होती हैं। अर्थात अलिखित संविधान या तो पूर्ण रूपेण लिखा हुआ नहीं होगा या इसका एक छोटा सा आंशिक भाग लिखा हुआ हो सकता है।
बाकी अधिकांशतया वह अलिखित अवस्था में होता है। जो ब्रिटेन का या इंग्लैंड का जो संविधान है वो इस संविधान का एक उदाहरण है। चौथा एक प्रकार आता है लिखित संविधान। लिखित संविधान, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है हमें कि लिखित संविधान से हमारा आशय उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध हों, अर्थात जो कि कानूनी रूप में लिखा हुआ है। वह संविधान जो कि लिखित अवस्था में है, जिसको कि लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, इसे लिखा हुआ है। गार्नर कहते हैं कि लिखित संविधान वह है जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए हैं। लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है। अमेरिका हुआ, फ्रांस, भारत, इनके जो संविधान हैं वो लिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण। अब हम जब इनके गुण दोष के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात दृष्टिगत होती है कि प्रत्येक जो संविधान है उसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसकी अपने लाभ हैं, उसके अलग नुकसान हैं, नुकसान या सीमाएं हैं। जैसे लिखित संविधान है तो उसमें प्रत्येक चीज़ को लिखित अवस्था में रखा गया है, सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ऐसा संविधान स्पष्ट होगा, निश्चित होगा, उसकी व्याख्या करने में बहुत सरलता रहेगी, जो मनुष्यों के जो अधिकार हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा रहेगी। ऐसा संविधान जो है वो स्थायी होगा। इस संविधान के जो लिखित संविधान है ये है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हितों की रक्षा भी करेगा। लेकिन इसके कुछ दोष या सीमाएं भी दृष्टिगत होती हैं, जैसे कि यह संविधान राष्ट्र के विकास के साथ साथ विकसित नहीं हो पाता, अर्थात चूँकि लिखा हुआ है तो उसके अंदर विकास की जो गति है वो थोड़ी मंथर होती है, धीमी हो जाती है। इसी प्रकार देश का जो विकास है वो बहुत त्वरित नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ सीमांकित है, लिखा हुआ है, उसके इतर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी बात, क्रांति का भी एक माध्यम बन सकता है, क्रांति का कारण बन सकता है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है, जब उसके इतर नहीं जा पाते, जब कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्रांति का मार्ग जो है अपनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से जब हम अलिखित संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें यह भी पता पड़ता है कि जो अलिखित संविधान है उसके भी कुछ लाभ हैं, जैसे कि अलिखित संविधान परिवर्तनशील होता है समय के सापेक्ष, ताकि उसको समय के सापेक्ष ढाला जा सके अनुकूलता के रूप में। दूसरा, ये क्रांति के लिए से रक्षा करता है, क्योंकि परिवर्तनशील है समय के सापेक्ष, तो किसी वर्ग को उद्वेलित नहीं होने देता, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, संकट काल के लिए भी अच्छा होता है, श्रेष्ठ है ये, क्योंकि यह लचीला है, परिवर्तनशील है, इसमें यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी दृष्टिगत होती हैं, जैसे कि ये अस्पष्ट होता है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो हर व्यक्ति अपने अनुसार व्याख्या कर लेता है, या कहीं कुछ स्पष्टता नहीं है क्योंकि लेखबद्ध नहीं है। ऐसे ही यह जो है अनिश्चित है, चूँकि निश्चित नहीं है और लिखा हुआ नहीं है, लेखबद्ध नहीं है, इसलिए अनिश्चितता का भाव भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका जो बिंदु है कि जो बहुसंख्यक दल बोलें या जो पार्टी सत्ता में है वो इसकी व्याख्या अपने अनुसार कर सकती है, या न्यायाधीश जो है वो अपने अनुसार इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जो मनुष्य, जो आम नागरिक हैं, उनके जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करने में भी इससे थोड़ा कठिनाई होती है। इसी प्रकार संविधानों का एक जो अन्य प्रकार है वो है कठोर संविधान। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि कठोर संविधान अर्थात संविधान का ऐसा प्रकार जिसमें कि कोई भी परिवर्तन या संशोधन आसानी से या सामान्य बहुमत की पद्धति से नहीं किया जा सकता, अर्थात एक विशेष पद्धति या विशेष बहुमत के माध्यम से जिसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा प्रकार है लचीला संविधान। लचीला संविधान से मतलब, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि लचीला संविधान वह संविधान है जिसमें कि संशोधन बहुत ही सहज
प्रक्रिया के माध्यम से अर्थात सामान्य बहुमत की पद्धति से किया जा सकता है। अब इन दोनों संविधानों के भी अपने गुण दोष हैं। जैसे कि कठोर संविधान है तो वह निश्चित रूप से स्पष्ट भी होगा, निश्चित भी होगा, राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थिरतादायक होगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा, संविधान के जो प्रति जो एक लोगों की आस्था है, सम्मान है, उसमें वृद्धि भी रखेगा, और संघात्मक शासन के लिए अच्छा रहेगा, और जो पार्टी पॉलिटिक्स है, दलीय राजनीति, उसके लिए भी ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करेगा, लेकिन कुछ कमियां या दोष भी दिखाई देते हैं, जैसे कि विकास में बाधक हो सकता है, क्रांति का हमने जैसे पहले पढ़ा कि क्रांति का कारण बन सकता है, जनता की जो इच्छाएं हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सही रूप में प्रतिबिंबित कर सके, और संकट काल के लिए उतना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अब जो लचीला संविधान है, लचीला संविधान कहीं ना कहीं इसके विपरीत दिखता है। लचीला है तो परिवर्तन सहज हो सकता है, आराम से हो सकता है, सरलता से हो सकता है, लेकिन वहीं उसका दूसरा दोष है कि उसके इस खूबी का दुरुपयोग भी हो सकता है राजनीतिक दलों के द्वारा या जो संविधान के व्याख्याकार हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान एक राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, राज्य का एक महत्वपूर्ण अवयव है। संविधान के बिना राज्य की कल्पना बहुत मुश्किल है। अब संविधान के जो अपन ने प्रकार देखे वो इसकी व्यापकता या इसके विभिन्न स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इन्हीं प्रकार के संविधान जो हैं उनके विभिन्न रूप प्रचलित हैं। आज के इसमें विषय में इतना ही पर्याप्त है। अगले टॉपिक के अंदर आगे की विषय सामग्री अध्ययन करेंगे। नमस्कार।